अभी फिर से मैं एक रेलवे का मुख्य टॉपिक, रेलवे के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न लेकर आया हूँ। और इस चीज़ को किसान वर्ग के लोग भी को समझना चाहिए। यदि आप अपना फसल बढ़िया करना चाहते हैं, खेती बढ़िया करना चाहते हैं, तो पढ़ाई करें। किसान को भी पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि पढ़ने से जानते क्या होता है, कभी जानकारी होती है तो अच्छा फसल होगा, अच्छा खेती कर पाएंगे। अब कैसे कि देखिए, पढ़ाई से जो है दिमाग थोड़ा तेज होता है और कुछ ज़्यादा होता नहीं है, सोचने लगता है। जब सोचने लगेंगे तो काम अच्छा होगा। काम कौन सा बिगड़ता है जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। सोचना चाहिए कि फसल क्यों खराब हुआ, हमारी उतना उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, एक तरफ पौधे हैं, ये मतलब रेलवे पूछता है, लेकिन ऐसे किसान को जानना चाहिए। नॉलेज को जितना अधिक लोग ज्ञान लेगा उतना ही अच्छा ठीक रहता है। तो पौधे के लिए पौधा है, तापक्रम है, डिग्री में दिया गया है और वर्षा दिया गया है। मतलब कि कितना वर्षा जरूरी है किस फसल के लिए। जैसे कि चावल की आप कर रहे हैं पौधा, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर रहेगा तो चावल आपका अच्छा होगा। और इसके लिए जो वर्षा की चाहिए वो 75 से 200 सेंटीमीटर। अब इसके लिए आपको अलग अलग पैमाने पर मतलब पढ़ेंगे किसान वर्ग तो अच्छा फसल उत्पादित कर सकते हैं, जिससे उनका आय भी बढ़ सकता है और एक अच्छा जीवन यापन, और एक किसान वर्ग भी अपने आप को खुशहाल महसूस कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही एक अच्छा है, उसे ऐसे भी पढ़ते रहना चाहिए। वैसे अब गेहूं है तो गेहूं के लिए जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, या 25 डिग्री, मतलब 15 से लेके 25 डिग्री के बीच। वर्षा जो कि 50 से 75 चाहिए सेंटीमीटर। बाजरा की खेती कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान होना चाहिए, और वर्षा 50 से 79 होना चाहिए। और जौ की खेती कर रहे हैं तो आपका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, और वर्षा जो कि 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है। चना और दलहन की खेती कर रहे हैं तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान होना चाहिए, और वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर। मक्का की खेती कर रहे हैं तो 25 डिग्री से सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान होना चाहिए, और 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होना चाहिए। चाय का खेती कर रहे हैं तो चाय का तो खेती लगभग ये असम में होता है, इधर तो होता नहीं है। उसके लिए जो तापमान है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, और वर्षा 150 से ज़्यादा होना चाहिए। कहवा भी होता है कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी जानते हैं ना, उसके लिए जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, और वर्षा आपका 150 से 250 के बीच होना चाहिए। तंबाकू की खेती भी होती है। ठीक है, तो तंबाकू के लिए जो तापमान है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। कपास के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपका तापमान होना चाहिए, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। तो किसान वर्ग भी अगर इस चीज़ को समझेगा तो क्या होगा ना, कि आप अच्छा खेती करने में क्या ना, दिमाग सोचने लगता है। पढ़ने का एक ही फ़ायदा है, तो थोड़ा दिमाग सोचने लगता है। जब दिमाग सोचेगा, दिमाग अपना वर्क करेगा, तो आपका फसल भी जो कि बढ़िया ही उत्पादित होगा। फसल उन्हीं का खराब होता है जो सोचता नहीं है। अब दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक। अब दिल्ली पर आप लोग जानते हैं अनेकों वंश ने राज किया है, शासन किया है। तो एक तरफ शासक है, दूसरे तरफ शासनकाल है। पूछ लेता है, रेलवे पूछे, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने गवर्नमेंट एग्जाम में देंगे ये पूछेगा ही। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला वंश था वो गुलाम वंशीय गुलाम एक व्यक्ति था जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। 1206 से लेकर 1210 के बीच तक समय रहा है। आराम शाह इसके बाद आते हैं, जिनका समय काल है शासनकाल 12 से 10 से लेके 12 से 11। इसके बाद इल्तुतमिश जो कि संस्थापक, ये भी संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद।
1211 से लेकर 1236 ईस्वी। इसके बाद रुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी। इसके बाद एकमात्र महिला स्वासिका थी रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो कि 1240 से लेकर 1242 शासनकाल रहा। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 से लेकर 1246 तक दिल्ली के बाद पर रहे। इसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 से लेकर 1266 तक। इसके बाद गियासुद्दीन बलबन 1246 से लेकर 1286। कैकुबाबाद एवं शमसुद्दीन क्यूमर्स 1287 से लेकर 1290। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक, जो कि 1290 से लेकर 1296 तक। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर 1316। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आते हैं, जिनका टेन्यूर है 1316 से लेकर 1320। इसके बाद नासिरुद्दीन खुसराब शाह 1320। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश गियासुद्दीन तुगलक संस्थापक 1320 से 1325। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम आता है, जो कि 1325 से लेकर 1351। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं 1351 से लेकर 1388। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड, जो कि 1388 से लेकर 1389। इसके बाद अल बुबक्र 1389 से लेकर 1390। इसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से लेकर 1394 ईस्वी काल तक रहा। इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394। इसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद 1394 से लेकर 1412। इसके बाद आता है सैयद वंश। खिज्र खान, जो कि संस्थापक है, पूछ देता है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इनका टाइम था 1414 से लेकर 1421। इसके बाद मुबारक शाह, जो कि 1421 से लेकर 1434 ईस्वी। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि 1445 से लेकर 1450 ईस्वी तक। इसके बाद आता है लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक, जो कि बहलोल लोदी 1451 से 1489 89। इसके बाद सिकंदर शाह लोदी 1489 to 1517। इसके बाद इब्राहिम लोदी 15 से 17 से लेकर 15 से 26 ईस्वी तक। तो इतने वंशों ने जो कि दिल्ली पर शासन किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये रेलवे का ही नहीं है, हर एक गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, हर हर महादेव।